आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम ए शाहिद देख रहे हैं। मैं इस वक्त मुखातब हूँ 9th क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के साथ, और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स आज कर रहे हैं थ्योरम 14.3। तो इस वीक में अजीज तलबा आपने 3 थ्योरम करने हैं। 14.3 आप आज करेंगे, कल आप 15.1 करेंगे, उसके बाद तीसरे दिन फिर आप 16.1 करेंगे, और आखिरी 2 दिन इस वीक के जो है वो 17.1 जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है उसके मुताल्लिक आप करेंगे। तो जो वीकली शेड्यूल आपको मैं दे चुका हूँ इससे पहले, तो उसके अंदर जो मेन टाइटल है उसमें काइंडली एक करेक्शन कर लीजिएगा। वीकली के स्पेलिंग जो है वो के जो है उसमें मिसिंग है, उसकी करेक्शन कर लीजिएगा। जो वीडियो का टाइटल दिया हुआ है वो ठीक दिया हुआ है, लेकिन अंदर जो बोर्ड के ऊपर लफ्ज़ वीकली लिखा हुआ है तो वहाँ के मिसिंग है, वो काइंडली करेक्शन कर लीजिएगा। एंड सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। जी, आते हैं थ्योरम 14.3 की तरफ। 14.3 थ्योरम को अगर आप देखें तो इस थ्योरम में सबसे पहले जो थ्योरम को जब भी आप अटेम्प्ट करते हैं तो मैंने जो तरीका आपको बताया था कि वहां पर लिखा जाता है प्रूव दैट, तो आपने उस प्रूव दैट को हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है, और हेडिंग दे लेना है स्टेटमेंट। एग्जाम में ये नंबर देने की जरूरत नहीं होगी। एग्जाम में आपने यहाँ क्वेश्चन का नंबर दे देना है, वट एवर दैट मे बी, और वो क्वेश्चन का नंबर से कि 5 है 7 है जो भी है, वो क्वेश्चन का नंबर आपने देना है। लेकिन यहाँ पर करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, फिर आप थ्योरम का नंबर यहाँ दे, और कोशिश किया करें रोजाना जो एक थ्योरम आप कर रहे हैं तो थ्योरम को करने के बाद नीट कॉपी पर नीट एंड क्लीन हर सूरत एक दफा जरूर लिखें इस लेआउट के साथ। जैसे मैं आपको बताता हूं कि पहले ये ब्लैक से हेडिंग दे, ब्लू में लिखे, फिर आगे फिगर हेडिंग दे, फिर गिवन हेडिंग दे, फिर टू प्रूव हेडिंग दे, कंस्ट्रक्शन, फिर प्रूफ, और प्रूफ के 2 पार्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन। इस लेआउट में थ्योरम को हमेशा लिखे, और बड़ा नीट एंड क्लियर ब्लैक के साथ हेडिंग देकर ब्लू में बाकी लिखे। और जब भी आप हेडिंग दें तो उस लाइन को छोड़ दें, नई लाइन पर उसको इंडेंट करते हुए, यानी जितनी जगह आपने स्टेटमेंट के लिए यूज किया उसको छोड़ दें, आगे से शुरू करें। इसी तरह फिगर हेडिंग दी है तो इससे नीचे से, यहाँ मेरे पास जगह तंग है तो इस वजह से मैंने ये सामने बना दी, इस फिगर के लफ्ज से नीचे यहाँ पर, यहाँ फिगर ड्रॉ करें। फिर जब फिगर खत्म हो जाए नीचे आपने हेडिंग देना है गिवन, फिर उसका गिवन का सारा लिखकर फिर नीचे हेडिंग देना है टू प्रूव, और तरतीब से ऐसे चलते जाना है। वाजे नुमाया तौर पर बड़े क्लियर ये हेडिंग दे, और उसके अंदर जो है वो डिस्क्रिप्शन, अगर आप जो भी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देनी है वो क्लियर होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, इस थ्योरम को हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि किस फिगर की बात हो रही है। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की बात हो रही है, उसके एक एंगल की बात हो रही है, और उसके अंदर हमने एक बाइसेक्टर जो है उसकी बात हो रही है। हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, उसका एक एंगल हमने ले लिया ए, और उसके अंदर बाइसेक्टर हमने ले लिया ए डी। सेंटेंस को पढ़ते जाएंगे तो फौरी तौर पर फिगर आपके दिमाग में क्लियर होती जानी चाहिए। सिर्फ टर्मिनोलॉजीज अगर आपको क्लियर है कि कौन सी बात होती क्या है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, हर टर्म क्लियर होनी चाहिए। द इंटरनल बाइसेक्टर, एंगल है, एंगल के अंदर दरमियान में, एक तो बाहर की तरफ ड्रा करते हैं कि ये मैं बाइसेक्टर इधर अंदर की तरफ ड्रा करने की बजाय इस तरफ एक्सटीरियरली ड्रा कर दूं, तो इंटरनल मींस उसकी इनसाइड में। अगर ऐसे एंगल है तो अंदर, और एक्सटीरियर है तो उसकी बाहर वाली साइड पर वर्टेक्स से बाहर निकल जाती है वो रे, तो ये इंटीरियर बाइसेक्टर है। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये एंगल ए बी हमने ट्रायंगल का लिया, ऑफ अ ट्रायंगल, और ट्रायंगल हमने ली ए बी सी। जी,
वो ये करता क्या है, कहते हैं डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू इट। जब ये इंटरनल बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं तो होता क्या है, जो इसके सामने साइड आती है उसको ये डिवाइड कर देता है। यानी ये बी सी साइड आ रही थी, इसको उसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा बन गया बी डी और एक बन गया डी सी। ये जो डिवाइड करता है, कहते हैं डिवाइड्स द साइड, डिवाइड्स द साइड opposite to it in the ratio of the lengths। इसको कैसे डिवाइड करता है, इसको रेशोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी ये वाली रेशो, this one divides it in the ratio of the lengths of the sides containing the angle। इन इस साइड की जो दो रेशोज बनती हैं, बी डी रेशो डी सी, ये रेशियोज किसकी इक्वल होती है, कहता है टू इट इन द रेशियो ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। जो दोनों एंगल्स की साइड्स हैं, इसकी जो रेशियो इसके साथ है, यानी ए बी रेशियो ए सी, इस रेशियो के इक्वल ये रेशियो बनती है बी डी रेशियो डी सी। तो दिस इज आई थिंक वी हैव टू प्रूव। तो ये बड़ी क्लैरिटी है स्टेटमेंट के अंदर। गिवन क्या है आपको को इसको पढ़कर हमने ये फिगर बना दी। ये डॉटेड लाइन को अभी भूल जाइए, कंस्ट्रक्शन में आएगा, मैंने पहले ड्रॉ कर दिया, लेकिन कंस्ट्रक्शन पर पहुंचेंगे तो ये डॉटेड लाइन वाला पार्ट जो है उसमें यूज होगा। गिवन क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्टर इंटरनल बाइसेक्टर AD of angle A divides it into two angles, एंगल 1 और 3। ये नंबर हमने लगा दिए, 2 उधर लगाया हुआ है। ये कंस्ट्रक्शन के वक्त एंगल्स के नंबर लगाने हैं, पहले लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये चूंकि बाइसेक्टर है तो ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आपने गिवन में क्या बताना है, इन ट्रायंगल ए बी सी AD is a bisector of angle A which divides BC at point D। क्लियर? और ये गिवन हो गया। टू प्रूव क्या है, BD रेशो DC इज इक्वल टू BA रेशो AC। यानी इसकी रेशो इसके साथ, इसकी रेशो इसके साथ, ये रेशो इक्वल है इस रेशो के, जो यहां पर उसने बात की है कि डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू इट इन द रेशियो ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग इट। ये इसको इस किन दो रेशियोज में डिवाइड करता है, जो दो रेशियोज उस एंगल की साइड्स के दरमियान में है। ये रेशियो इसकी रेशियो इसके साथ इक्वल है इसकी रेशियो इसके साथ। ये टू प्रूव है। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन बार बार मैं बता रहा हूं हर थ्योरम में, कंस्ट्रक्शन इज एन अमेंडमेंट इन द फिगर, इज एन एडिशन इन द फिगर। और ये एडिशन हमेशा हम डॉटेड लाइन में करते हैं। ये क्यों करते हैं, जो चीज हमने प्रूव करनी है, प्रूफ के अंदर इस एडिशन को हम ज्योमेट्रिकल जो रूल्स हैं उसके तहत इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं। कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे, ये जो AD है इसके पैरेलल BE ड्रा करें। ड्रा BE पैरेलल टू AD इन सच अ वे, ये BE ड्रा किया किसके, AD के, इन सच अ वे it meets at point E when CA is extended forward। BE पैरेलल है AD के, और अगर CA को एक्सटेंड करें तो E पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। और इससे होता क्या है, असल में एक नई फिगर बन जाए, ट्रायंगल बन जाती है CBE। यानी ये CA जो है ये एक्सटेंड हो गया है, ये आगे बढ़ गया है, ये लाइन एक सीधी लंबी बन गई है जो ऐसे किसी तरह बेंड नहीं होती। CA एक्सटेंड किया गया और E पॉइंट पर मिला किसके साथ, ये जो BE पैरेलल हमने इसके ड्रॉ किया, ये पॉइंट कॉमन आ गया, फिगर एक और नई ट्रायंगल बन गई CBE।
तो इस तरीके से फिर एंगल्स का आप नाम दे लें, यहां एंगल 1, यहां एंगल 2, यहां एंगल 3 और यहां एंगल 4। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट कि कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ड्रा बीई पैरेलल टू ए डी, यानी बीई जो है, बीई जो है ये हमने पैरेलल ड्रा किया किसके, ए डी के। और किस तरह कि अगर सी ए को हम एक्सटेंड करें, सी ए को एक्सटेंड करें तो ये ई पॉइंट पर इससे ज्वाइन कर जाता है। और ये फिर एंगल्स के नाम लगा दिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ये कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन के बाद अगला स्टेप है हमारा प्रूफ। और प्रूफ में 2 कॉलम बनाते हैं, एक स्टेटमेंट्स का, एक रीजंस का। हमने प्रूफ क्या करना है, ये साइड रेशियो दिस वन, इस साइड की रेशियो इसके साथ इक्वल टू इस साइड की रेशियो इसके साथ। जो चीज प्रूव करनी है वो कभी नहीं भूलनी चाहिए, बार बार हर वक्त वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि असल टारगेट है आपका यहां तक पहुंचना। हर चीज जो है, जो भी आप आगे स्टेप करते हैं, वो इस टारगेट तक पहुंचना आपका काम है। टू प्रूव तक हमने पहुंचना, जो चीज टू प्रूव है। अब स्टेटमेंट्स और रीजंस प्रूफ में जितनी लिखी जाएंगी, जो ऑर्डर हम अडॉप्ट करेंगे, जो प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, जो पाथ अडॉप्ट करेंगे, जो स्टेप्स हम अडॉप्ट करेंगे, वो अल्टीमेटली उस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे जो प्रूफ, जो हमें टू प्रूव में कहा गया है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको इसकी रेशियो, इसको इसकी रेशियो और फिर इन दोनों रेशियोज को आपस में इक्वल करते हैं। इस तरह बड़ी ट्रायंगल को गौर से देखिएगा, जो बन गई है सी बी ई। इस ट्रायंगल के अंदर ए डी जो है वो बीई के पैरेलल है, ए डी पैरेलल टू बीई। आप पहली स्टेटमेंट ये दे सकते हैं। आप बुक ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, आगे करें पीछे करें, 2 चीजें 3 चीजें 4 चीजें आपने करनी है। बाज़ औक़ात उनके ऑर्डर आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग में बात क्लियर होनी चाहिए कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। मैं सबसे पहले क्या बात स्टेटमेंट देना चाह रहा हूं कि इन ट्रायंगल सी बी ई ए डी पैरेलल टू डीई। रीजन क्या है, कंस्ट्रक्शन। क्लियर। और जब भी 2 लाइंस इस तरीके से पैरेलल होती हैं, यूं पैरेलल होती हैं, और इनका कोई ट्रांसवर्सल आ जाए तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। जी, पहली स्टेटमेंट आपने ये दी। दूसरी स्टेटमेंट दे देंगे एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। 2 बातें हो गई। पहले हमने इनको पैरेलल कहा, दूसरे में क्या कहा, ये एंगल 1 जो है 2 के इक्वल कर लिया। अब एक तीसरी बात हम करने लगे हैं। वो क्या बात करेंगे कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, ये उस गिवन में मौजूद है, क्योंकि ये ए डी जो है ये बाइसेक्टर है, ए डी जो है इसका बाइसेक्टर है। फिर एक स्टेटमेंट हम दे सकते हैं एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। क्यों, ये जब दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो जिस तरह ये एंगल आपस में इक्वल है, इस तरह भी ट्रांसवर्सल अगर आ जाए तो ये एंगल और ये एंगल ये पैरेलल लाइंस के अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। और जब अल्टरनेटिव एंगल ये लाइंस पैरेलल है तो ये अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर ये अल्टरनेटिव एंगल इक्वल हो तो ये लाइंस पैरेलल होती हैं। ये चूंकि ए डी और डी ई पैरेलल है, इस वजह से हम कह सकते हैं एंगल 3 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के, अल्टरनेटिव एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट। इस वक्त तक मैं क्या बातें आपको कह चुका हूं। सबसे पहले इस लाइन को इसके पैरेलल लिखा, रीजन क्या लिखी, कंस्ट्रक्शन। फिर कहा ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, रीजन क्या लिखी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ऑफ पैरेलल लाइंस। फिर इस एंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट लिखा, रीजन क्या लिखी कि ये ए डी जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है। फिर ये एंगल 3 जो है इसके इक्वल लिखा 4 के, रीजन क्या लिखी कि अल्टरनेटिव एंगल्स हैं पैरेलल लाइंस के।
यहां तक बात पहुंचने के बाद फिर दोबारा ए डी पैरेलल टू डी ई, ए डी पैरेलल टू डी ई। अगर ए डी डी ई के पैरेलल है तो ये एक थ्योरम है। अगर इस ट्रायंगल को मैं फिर अलहदा बना दूं, ये वाली बड़ी ट्रायंगल जो इस शक्ल में बनी हुई है, और ट्रायंगल का नाम है, इधर सी है, यहां बी है और यहां पर ई है, और फिर क्या किया हुआ है, यहां ए डी यू, इसके पैरेलल लाइन भी है, ए डी पैरेलल लाइन भी है। एक थ्योरम है जो अभी स्किप कर गए हम, बोर्ड वालों ने सिलेबस में नहीं दिया, हमने स्किप कर दिया। वो इसके मुताबिक है। वो क्या है कि जब एक ट्रायंगल आपके पास है सी बी ई, किसी साइड के पैरेलल लाइन अगर आप ड्रॉ कर दें, किसी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे, तो वो उन दोनों साइड्स को किस तरह इंटरसेक्ट करती है, इसके दरमियान ये जो रेशियो है, दिस रेशियो दिस इज इक्वल टू दिस रेशियो दिस, ये एक थ्योरम है पीछे। ये बड़ी ट्रायंगल जो है इसमें ए डी पैरेलल है इसके, therefore we can write BD ratio this one is equal to EA ratio AC। Are you clear? इस थ्योरम की मदद से हम ये लिख सकते हैं this ratio this is equal to this ratio this। अब वो पहले जितनी स्टेटमेंट्स दी हैं उनकी मदद से हमने काम क्या करना है, इस सी ए को हमने कन्वर्ट करना है ए बी में। क्या ये चीज इसकी जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं? तो ये जरा गौर से देखिएगा कि ये जो ट्रायंगल यहां एक और आ गई है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ऐसे यहां ए है, यहां पर बी है और यहां पर ई है, यहां एंगल 2 है, यहां एंगल 4 है। हम शुरू में कह चुके हैं ये एंगल 1 जो है 2 के इक्वल है, और 1 जो है वो 3 के भी इक्वल है, 3 जो है वो 4 के इक्वल भी है। इट मींस एंगल 4 जो है वो 1 के इक्वल बन जाएगा। एंगल 4 अगर 1 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, इट मीन तो 4 और 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। 4 और 2 इक्वल अगर आपस में हो जाते हैं तो ये भी एक थ्योरम है जो पीछे आप पढ़ चुके हैं कि किसी ट्रायंगल में जब दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स जो है वो आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो इट मींस दिस ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ई, दिस वन ए बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस ए ई, एंड रीजन इज व्हाट, अपोजिट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। पहले आपने स्टेटमेंट ये एंगल्स की दे लेनी है, एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। रीजन क्या है कि 4 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज इक्वल टू 2। अगर उन सारी स्टेटमेंट्स के नंबर दिए हुए हों 1 2 3, तो इसकी आप रीजन ये भी लिख सकते हो फ्रॉम 1 2 3। इट्स क्लियर? या वो दोबारा रिपीट कर ले या उनका नंबर दे ले, वट एवर यू लाइक। बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। जो यहाँ एक ट्रांजिटिव लिंक बन रहा है, ट्रांजिटिव लिंक क्या है कि ये इस चीज के इक्वल है, ये इस चीज के इक्वल है, therefore this one is equal to this one। क्योंकि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, therefore the last one is equal to the first one। तो दिस रिलेशन इज नोन एज ट्रांजिटिव रिलेशन, और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर्स की, तो वो यहाँ पर यूज हो रही है। 4 और 2 के इक्वल है तो इट मींस ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो जो स्टेटमेंट हम पीछे इसमें बना चुके हैं कि दिस रेशियो दिस इज इक्वल टू दिस रेशियो दिस, इसकी जगह पर उस स्टेटमेंट में आपने ये ए बी यूज कर देना है, ये वाला, कि इसकी जगह पर आप ये लिख दें, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज लिख दें बी डी रेशियो दिस वन, दिस रेशियो दिस है, इसकी जगह पर लिख दें ए डी रेशियो ए सी, और रीजन आगे क्या लिखें, ए बी इज इक्वल टू ए ई, या लिख दे प्रूव्ड अबव, या दोनों इक्वल है, वट एवर यू लाइक। तो ये प्रूव हो जाएगा कि दिस वन रेशियो दिस वन इज इक्वल टू दिस रेशियो दिस।
आई थिंक यू हैव गॉट इट. वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो बड़ी ट्रायंगल जो बनी है, इसमें हमने इस बड़ी ट्रायंगल को के अंदर ए डी को इसके पैरेलल बताकर फिर वो थ्योरम यूज किया, दिस रेशियो दिस इज इक्वल टू दिस रेशियो दिस. और उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों साइड्स को आपस में इक्वल किया. और वो कितनी स्टेटमेंट्स है, दिस रेशियो दिस वन इज कांग्रुएंट टू दिस वन, रीजन लिखी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस के, फिर इसको इसके इक्वल लिखा गिवन में, इसको इसके इक्वल लिखा अल्टरनेटिव एंगल्स के. ये दोनों इक्वल है इस तीनों की वजह से. और जब ये दोनों इक्वल है तो दिस वन इज कांग्रुएंट टू दिस वन एंड देयरफॉर वी कैन रिप्लेस दिस वन बाय दिस वन. तो जो एंड रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, बी डी रेशियो दिस वन इज इक्वल टू ए बी रेशियो दिस वन. So this is your conclusion, and this was to prove, and this way you have completed this theorem, and this theorem was 14.3. Hopefully you have got it. लेकिन जब भी आप कोई चीज सुनते हैं देखते हैं, लर्निंग जो है राउंड अबाउट सुनने से देखने से 15 to 20%, और जब आप उसको रिपीट करते हैं खुद अंडरस्टैंडिंग के साथ, कंप्रीहेंशन के साथ पढ़ते हैं और वो चीज़ें क्लियर होती जाती है, उसकी परसेंटेज बढ़ती जाती है. अल्टीमेटली अगर आप हर चीज़ बंद करके खुद उसको रिप्रोड्यूस करें और आपके माइंड में जितनी मेमोरी है अगर वो आप लिंक करने में कामयाब हो जाते हैं और कंक्लूजन आप देने में कामयाब हो जाते हैं, तो कंक्लूजन तो वो आपकी जो अचीवमेंट है, वो जो आपकी लर्निंग है, वो पहुंच जाती है कहाँ पर, राउंड अबाउट 80-90% तक. तो इस तरीके से परसेंटेज जो है लर्निंग की वो आप हाईएस्ट लेवल तक ले जा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.